हेलो बच्चों, आपका फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग की वीडियो डेली अपलोड होती जा रही है, देखते जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन नो प्रॉब्लम बच्चों, मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं वो सारी वीडियो को अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ आगे वीडियो बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रही हैं। ठीक है बच्चों, मैं आप सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए। हमने अभी तक मैट्रिक्स के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप सभी ने बहुत अच्छे से प्यार दिया। उस वीडियो को देखा, समझा, पढ़ा, सीखा। ठीक है, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे बच्चों को जो कि घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और उस पर 4 अच्छी अच्छी बातों को भी मैंने बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। और उसमें जो पहली प्रॉपर्टीज निकल कर आई है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था, यदि ए बी पॉसिबल है तो इट इज नॉट नेसेसरली दैट बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। if there is any two matrix A and B, and if you are able to find the value of AB and also the value of BA, then it is not necessary that both the matrix will be same. AB is not equal to BA. हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं उसी चीज को आपको बताने एक क्वेश्चन के साथ। हमारे पास एक सवाल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि a इक्वल टू 5 - 1 6 7, b इक्वल टू 2 1 3 4, सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए नहीं बराबर होगा। लास्ट वीडियो में आपने मल्टीप्लाई सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही सोल्यूशन किस प्रकार किया जा सकता है। यदि आप ए बी निकालना हो तो ये 5 6 - 1 7 इंटू 2 1 3 4, और यहां से इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10 -1 3 -3। ठीक है, 5 1 जा 5 -1 -4 हो जाएगा। चलिए भाई इसके साथ देखते हैं, मैंने इसके साथ भी पहले रो का कर दिया। चलो 6 2 जा 12 7 3 जा 21, इधर आते हैं 6 1 जा 6 7 4 जा 28। ठीक है, देख सकते हो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 7 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 34 ए बी की वैल्यू। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास ए बी जो वैल्यू मिला है 7 33 1 34। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बी ए निकालने के चक्कर में पढ़ते हैं कि बी ए किस तरह से निकल पाता है। ठीक है, और देखते हैं क्या ये दोनों के दोनों बराबर आते हैं या डिफरेंट आते हैं। Now BA equal to 2 1 3 4 5 - 1 6 7। अब देख सकते हो कि जब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5 जा 10 प्लस 6, इस रो का इधर -2 और 1 7 जा +7। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 5 जा 15 4 6 जा 24, 3 - 1 करने पे -3 आएगा और 4 7 जा 28 आएगा। ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 39। 5 28 + 3 गया 25। आप देख सकते हो बी ए की वैल्यू 16 5 39 25 आ रहा है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, हेंस प्रूव हो चुका है। यानी कि हमारे पास एक बहुत अच्छी वाली कॉन्सेप्ट आ गई है। यदि ए बी और बी ए दोनों के दोनों पॉसिबल है, दोनों की वैल्यू निकाला जा सकता है, फिर भी वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए बार बार मैं सकता वाला वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक वाली वर्ड यूज कर रहा हूं, नोट कर ले बच्चों इसको। आइए बच्चों देखते हैं एक फिर से एक अच्छा सवाल
क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का अच्छा सवाल है। कहता है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स का 0 0 0, और हमको ये प्रूफ करना है या शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होता है। अब किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो आप पहले इसका एलएचएस लेके चलते हो और फिर चलकर आरएचएस की तरफ वर्कआउट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं। ठीक है, या आप इसका आरएचएस पहले निकाल लीजिए जो कि आपके लिए बहुत इजी साबित कर सकता है। ठीक है, चलिए, यदि आपकी मर्जी एलएचएस से चलना चाहते हैं एलएचएस से चलते हैं। हमारे पास यदि एफ एक्स इंटू एफ वाई करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखें। कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू, और एफ वाई की बात करें तो ये होएगा कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जब ये 0 से करते हो तो ये आपका प्लस 0 रह जाता है। चलिए, अब फर्स्ट का आप आते हैं सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और ये 0 के साथ आप करते हो तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 लिखना है या ना लिखना बराबर। थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड के साथ करते हैं तो कॉस इंटू 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 इंटू 1, ये हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा 0। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम सेकेंड रो की तरफ, और ये फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, और ये थर्ड कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो के साथ। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स कॉस वाई, कॉस के साथ करें कॉस एक्स साइन वाई, बहुत ही एक अच्छा सवाल है। 0 में 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 प्लस 0 होगा, लेकिन हमने नहीं लिखा है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये 0 के साथ सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करते हो। यहां पे 0 के साथ करेंगे तो यहां पे प्लस 0 होगा, और इसका थर्ड कॉलम के साथ करते हो तो 0 अगेन 0 और 0 इंटू 1 0 हो गया। ठीक है, थर्ड रो का चलते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 इंटू कॉस वाई 0 0 इंटू साइन वाई 0 1 इंटू 0, यानी कि ये 0 हो गया है। ठीक है, इसके साथ हम फिर से इधर आते हैं, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 अगेन ये भी हमारा 0 आएगा, और इसके साथ हम थर्ड वाले के साथ चलते हैं तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 अगेन 0 और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और तब जाकर आप देख सकते हो कि हमारे पास वैल्यू क्या बचा है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। cos a cos b माइनस साइन a साइन b आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। यह एक फॉर्मूला है cos a प्लस b का, यानी कि इसको लिखा जा सकता है cos x प्लस y। यदि आप यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, यहां पे 0 है। ठीक है, फिर से देखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे देखें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, अगेन जो कि यहां पे लगाया था वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई, फिर से यहां पे आ गया है कॉस एक्स प्लस वाई,
और यहाँ पे ये 0, नीचे है 1 0 और ये 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा LHS निकल कर आया है। ठीक, अब यदि मैं इसकी RHS की बात करूं कि RHS क्या होगा, तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हो, यही तो हमारा RHS है। यदि थोड़ा सा हम इसको देखा जाए तो इसको नोट करिए, मैं RHS पे लेके आता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इसका RHS कैसे निकलता है। सिंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है fx इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, तो fx दिया है, हमको fx प्लस y चाहिए सिर्फ RHS की वैल्यू को पता करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे क्या, इस x के जगह पे डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, फंक्शन एट अ पॉइंट आपने पढ़ा होगा, किसी भी पॉइंट को रखकर उसकी वैल्यू को पता करना है। आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल के अंदर इफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू गिवन देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p2 p3। तो आप क्या करते थे, x के जगह पे वो वैल्यू को पुट कर देते थे और वैल्यू को पता कर लेते थे। ठीक है ना, चलो p2 निकालना है, p3 निकालना है, p4 निकालना है, तो आप निकाल सकते थे। तो उसी प्रकार fx ये दिया है, तो fx प्लस वाई निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस x के जगह पे x प्लस वाई यहां पे रखें, साइन x प्लस वाई 0 माइनस साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 0 0 1। ये है हमारी RHS की वैल्यू। और आप देख सकते हो LHS में जैसे कि तैसे ही नीचे वाली वैल्यू को छोड़ दिया है, तो RHS और LHS दोनों के दोनों बराबर हो चुकी हैं। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस, ये आपका बोर्ड में पूछा गया सवाल है, इसको आप नोट कर लेंगे। आइए बच्चों, आपको एक अगला सवाल की तरफ लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही एक अच्छा सवाल है। a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 i इक्वल्स टू 1 0 0 1। आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है और गिवन है a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और k स्क्वायर माइनस 2i। देखिए बच्चों, a स्क्वायर हो या a क्यूब हो या कुछ भी a के पावर 4 हो, किससे आपको घबराना नहीं। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, मतलब मैट्रिक्स को लिखकर 2 बार लिखकर अब मल्टीप्लाई कर लीजिए मैट्रिक्स की मेथड से। ठीक है, तो चले हम सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो लिखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2। ओके, नाउ k इंटू a की वैल्यू फिर से लिखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2i। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मैंने बढ़ाया था कि जिसमें इसकी डायगोनल जो होती है वो सेम होती है, 1 होती है, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स बिकम 0, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि इसकी ऑर्डर 2/2 का है तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i2 से रिप्रेजेंट करना। यदि वो मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो i3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये -2i मतलब ये लिखा है -2 इंटू 1 0 0 1, i की वैल्यू मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई करना आपको लास्ट वीडियो में सिखाया गया है, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो ये हो गया 9 माइनस 8, इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ -6 प्लस 4, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 12 माइनस 8, अगेन -8 प्लस 4 इक्वल्स टू k इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और ये आप यहाँ पे लिख सकते हो -2 0, या आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 0 0 1, और इस मैट्रिक्स को इधर जब लेते आते हो तो ये हो जाता है 1 4 -2 -4 प्लस 2 0 0 2। मैंने इस मैट्रिक्स को इस लेफ्ट साइड लेकर आया है और इसके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3k 4k -2k अगेन -2k, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए मैंने इस k का हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं ऐड करने पे ये हो गया 3 -2 अगेन 4, ठीक है, -2 इक्वल टू 3k 4k
-2k और आप देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। और आपको मैंने बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हो तो 3k = 3 आएगा, k = 3/3, जो कि वैल्यू क्या निकला 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे तो पहले एलिमेंट को इक्वेट करा ले, या दूसरे एलिमेंट को इक्वेट करा ले, या तीसरा या चौथा, किसी भी एलिमेंट को इक्वेट कराओगे तो उसकी वैल्यू k की वैल्यू 1 आएगी। ओके, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको। आइए चलते हैं बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19, जो सेकंड एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मार्केट बहुत ही डाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर रही है, उठ रही है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा 19 में, जो कि मैंने बताया था कि देखो बच्चे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आइए सवाल को सुनते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपये है। क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड का मतलब मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी है जिसके पास 30,000 रुपये है, और एक कंपनी है, एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपये है, रुपये 30,000। ये क्या करना चाहता है कंपनी, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये दो अलग अलग डिफरेंट बॉन्ड को खरीदता है। बॉन्ड समझते हैं ना, कोई भी दो बॉन्ड, जैसे LIC की दो बॉन्ड ले लीजिए, SBI लाइफ की एक बॉन्ड, दो बॉन्ड ले सकते हैं, कोई भी दो बॉन्ड को हम ले लेते हैं। ठीक है, वो जो दोनों बॉन्ड जो है, एक पहला जो बॉन्ड दे रहा है वो 5% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और दूसरा जो बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर। फिर से समझना सवाल को। एक ट्रस्ट फंड है जो कि दो बॉन्ड में 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, और जो दोनों बॉन्ड है वो 5% और 7% का पर ईयर क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तब जाकर आपको बताना है ये फिर क्या होता है उस फंड के साथ, फर्स्ट कंपनी के साथ, कि साल के लास्ट में, ठीक है, वो कंपनी को मिला इंटरेस्ट के रूप में 1,800 रुपये का इंटरेस्ट मिला। कितना मिला इंटरेस्ट, 1,800 रुपये का। पहला सवाल यही है आपका कि उस कंपनी को साल के लास्ट में 1,800 रुपये का ब्याज मिला। तो आपको ये बताना है कि उस कंपनी ने दो जो अलग अलग बॉन्ड थे वो कितने कितने रुपए का खरीदा था। ठीक है, वंस अगेन, a trust fund has 30,000 rupee has to invest in two different type of bond. First bond gives 5% interest in per year per annum, and second bond gives 7% per annum. Now in the last year मतलब in the end of last year fund trust received 1,800 rupees, ठीक है, फ्रॉम बॉन्ड। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मच मनी द ट्रस्ट फंड इन्वेस्ट्स। तो वो कंपनी जो है 30,000 रुपये को कितना कितना रुपये में बांटा है। 30,000 रुपये है जो कि दो कंपनी में दो बॉन्ड को खरीदता है, 5% और 7% का इंटरेस्ट देता है हर साल का, और लास्ट में साल के लास्ट में 1,800 रुपया उसको मिलता है इंटरेस्ट के रूप में। तो आपको बताना है कि वो कंपनी ने कितना कितना रुपये यूज किया है बाय द यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया सवाल? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना है। तो हमने मान लिया कि अ ट्रस्ट फंड जो है, फंड इन्वेस्ट X रुपी इन फर्स्ट बॉन्ड and 30,000 minus X rupee invest in
सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर दिया, जो 100 रुपये उठाकर पहले बॉन्ड को खरीद लेता है और जो बचता है वो दूसरे वाले बॉन्ड में लगा देता है। ठीक है, चलिए देयरफॉर अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि x 30,000 माइनस एक्स इनटू रिसीव कितना करता है इंटरेस्ट, तो 5%, तो 5/100, 5% है पर एनम, और दूसरे बॉन्ड से 7/100 निकलता है। टोटल इन्वेस्ट टोटल कितना पाया वो 1800 रुपये, 1800 रुपये पाया। ठीक है, मैंने 1800 रुपये क्यों लिखा, क्यों इसको 1/2 का, क्यों 2/1 का मैट्रिक्स बनाया, तो आप देख सकते हो उसने पाया कितना है 1800 रुपये, सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है 1800, और यहाँ पे 1/2 का है और ये 2/1 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो MNNP जो कि MP होगा 1/1 का। समझ में आ रहा है, इसलिए वहां पे हमने 1-2 और 2-1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 5x/100 प्लस 7 × 30,000 माइनस x/100 इक्वल्स टू 1800 रुपये। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई किया और कंपेयर कर लिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही होगा ना आपका मल्टीप्लाई, इस रो का इस कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, कंपेयर कर लिया, ये जो मैंने ब्रैकेट था पहले ही हटा दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देख सकते हो कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 5x और ये हमारा हो जाएगा 2,10,000 रुपये। ठीक है, माइनस 7x और यहां पे बेस सेम है, नंबरेटर ऐड होगा इक्वल्स टू 1800। आप देख सकते हैं 5x में से 7x गया, माइनस 2x प्लस 2,10,000 रुपये इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1800 पे 2 जीरो और आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और इस तरह से माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2,10,000, इधर जब जाता है तो हो जाएगा माइनस 30,000, और इस प्रकार x जो आया 15,000 आया। यानी कि यदि वो साल के लास्ट में इन्वेस्ट करता है पहले फंड में तो उस कितना इन्वेस्ट किया है 1500 रुपये, यानी कि इन फर्स्ट बॉन्ड इन ट्रस्ट इन्वेस्ट x रुपये जो कि 15,000, और सेकेंड बॉन्ड में इन सेकेंड बॉन्ड ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 माइनस x, यहां पे लिखा है। ठीक है, जो कि ये भी फिर से आपका कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत आई हो इस सवाल में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए यदि मैं इसी सवाल को यदि 2000 कर लूं कि वो साल के लास्ट में 2000 रुपये पाता है तो क्या आप लोग कर पाएंगे इस सवाल को, तो जरूर आप कर पाएंगे। यहाँ पे 1800 रुपये की जगह पे 2000 लिख दीजिएगा, सेम प्रोसेस होगा, एक्स की वैल्यू फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकलेगा, उसी प्रकार सेकंड वैल्यू आप निकल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, फिर से एक सवाल आपको लेकर आता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। एक बुक शॉप है, समझना सवाल को, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे किस तरह से जनरल लाइफ के क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक बुक शॉप है तो जाहिर सी बात है बुक शॉप है तो किताब बेचता होगा। ठीक है, तो उस बुक शॉप के पास 10 डोजन 10 दर्जन जो है केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, 8 डोजन फिजिक्स की बुक है और 10 डोजन उसके बाद इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक की बुक से। समझ में आ रहा है, मतलब एक किताब का दुकान है जिसके पास 10 दर्जन उसने रखा है केमिस्ट्री की किताबें, 8 दर्जन फिजिक्स की किताब रखा है
और 10 दर्जन उसने इकोनॉमिक्स की बुक रखा है। ठीक है, इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपये है, एक बुक की कीमत 80 रुपये है। यहाँ पे इसकी 60 रुपये है और इसको मान लेती है 40 रुपये का बिकता है पर बुक। एक किताब की दाम हमारे पास ये लिखा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब यदि वो बुक शॉप जो है वो सारे बुक को बेच देता है, बुक शॉप क्या करता है तो सारे बुक को उठाकर वो बेच देता है। यदि वो सारे बुक को यदि बेच देगा तो बताओ कि वो कितना पैसा रिसीव करेगा, मतलब उसके पास कितना पैसा मिलेगा यदि सभी बुक को बेच देता है। ठीक है, जनरल लाइफ की सवाल समझ में आई। तो अक्सर हम लोग करते क्या है कि 10 इंटू 12, हाँ, इंटू 80, फिर इसके साथ फिर इसके साथ, मतलब बहुत लंबा चला जाता है। यदि आपके पास मैट्रिक्स की नॉलेज है तो इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या करना है आपको, आइए देखते हैं। एक डजन में 12 पीस होते हैं बुक, एक दर्जन में 12 होते हैं। हम करेंगे क्या कि ये 10, 8 और 10, इसको मैंने कुछ इस प्रकार बना लिया, एक मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने बना लिया 80, 60, 40। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का, आप देखेंगे भी। ठीक है, अब क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये 1/3 का है और ये 3/1 का मैट्रिक्स है, रिजल्ट 1/1 का आएगा। सिंपल सा इसको उठाकर एकदम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 गुणे 80 800 आएगा, प्लस 8 गुणे 80 480 आएगा, और 10 गुणे 40 400 आएगा। ठीक है, और तब जाकर आपके पास मिलेगा 12। चलिए भाई ये देखते हैं, 4 4 8 8 16 180 हो जाएगा ये, और 16 से 80 में 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 8 8 1680, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो आपको इतना रुपए वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो 1680 गुणे 12, ठीक है, 0, 12 8 6 6 9, 12 6 72 और 9 81, 1 8, अब 12 1 12 8 20, यानी कि वो बुक सेलर जो है 20,160 रुपए रिसीव करता है। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि वो सारे किताब को बेच देता है, तो ये हमारा निकल कर आता है। नोट कर लेंगे बच्चों, आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक में, आप उसको देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों, आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर ये बच्चे डाउट में रहते हैं कि ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, सही सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में बोर्ड में थोड़ी सी पेपर आने का पैटर्न बदल चुका है, ऑब्जेक्टिव बना दिया है, इसलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। कहता है कि XYZ WP, आपके पास ये 5 अलग अलग मैट्रिसेस हैं और इनकी ऑर्डर आपको गिवन है। ठीक है, अब कहता है कि NPK पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एनीवे कहता है कि PY और WY विल बी डिफाइंड। यदि PY और WY डिफाइंड होता है तो बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखने से पहले अब हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ठीक है, बच्चे अक्सर देखते हैं कि यार क्या होना चाहिए, तुक्का लगाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जिनके पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने आपको 4 मंत्र बताया था मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, कि ये चारों मंत्र को हमेशा याद रखें, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बस वही आपको करना है, PY डिफाइंड, PY डिफाइन हो गया। तो चलो भाई, P कितना है, P की ऑर्डर दिया है PK, और Y की ऑर्डर कितना दिया बच्चों, यहां पे Y की ऑर्डर है 3/K का। यदि PY निकलेगा तो क्या होना चाहिए। यदि PY निकलता है तो इसके लिए आपको एक कंडीशन बताया गया था कि Y का क्या रो और P का कॉलम, या P का कॉलम Y का रो। ठीक, इसको उल्टा मैंने बोला कि P का कॉलम और Y का
नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पी का कॉलम वाई का रो। ओके, तो यहां पे देखिए पी का क्या देखना है हमको, पी का कॉलम, तो पी का कॉलम कितना है के, और वाई का रो, तो वाई का रो कितना है 3, तो के इक्वल टू क्या हो गया 3। इजी, के इक्वल टू क्या है 3 आया। आइए देखते हैं यदि पी बाई 1 का निकलेगा तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलेगा, तो ये बनेगा पी बाई के का। कल हमने आपको बताया था पी बाई के का मैट्रिक्स बनेगा, पी वाई की जो ऑर्डर होगी वो पी बाई के का होगा। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? चलो अब देखिए, यदि मैं आपसे डब्ल्यू वाई की बात करें तो डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू की ऑर्डर क्या दिया है बच्चों, डब्ल्यू की ऑर्डर दिया है एन बाई पी का, और वाई का ऑर्डर कितना है बच्चों, वाई का ऑर्डर दिया है 3 बाई के का। यदि आपको डब्ल्यू वाई निकालना होगा तो इसका ऑर्डर कितना निकलेगा, एन बाई के का ऑर्डर निकलेगा। समझ में आ रहा है, एन बाई के का ऑर्डर निकलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ओके, तो चले अब यदि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन है, क्या दिया क्वेश्चन में, पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइन है, तो ये तभी डिफाइंड होंगे कि जब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर इक्वल होगा। ऑर्डर इक्वल होगा तो ही उन दोनों का एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। तो इसकी ऑर्डर पी बाई के है और इसकी ऑर्डर एन बाई के है। के तो ठीक है, लेकिन एन और पी पे देखते हैं। एन और पी को मैंने देखा तो इन दोनों को भी क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। देयरफॉर यहां से निकलकर आया इज डिफाइंड, यदि ये डिफाइंड है तो एन बराबर पी निकल कर आया, यानी कि एक रिजल्ट आपको मिल गया के बराबर 3 होना चाहिए और दूसरा आया एन बराबर पी होना चाहिए। इसका आंसर क्या आपका दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है के इक्वल टू 3 एंड पी बराबर एन। ओके, आई होप कि बच्चों समझ में आया हो, आप इसको नोट करेंगे। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल, जो कि फिर से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये 5 अलग अलग मैट्रिसेस हैं और इन पांचों मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन है। ठीक है, और इसमें इस बार गिवन है n इक्वल टू पी है, n और p इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो बताना है कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या निकल कर आएगा। तो बच्चों जल्दी से पेन उठाओ, दिमाग लगाओ कि आखिर क्या होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मैथ्स गुरु बन पाओगे। आई होप कि मैं आशा करता हूं। आइए देखते हैं कि इस सवाल का सही सॉल्यूशन क्या है। तो 7x, यानी कि सिर्फ हम यहां पे x और z को देखते हैं। x की जो ऑर्डर दिया है 2 बाई एन का है और z का जो ऑर्डर है 2 बाई पी का है। ठीक है, बस 7x माइनस 5z की बात है। अब ये दोनों 7x माइनस 5z कब हुआ होगा, दो मैट्रिक्स की डिफरेंस या एडिशन कब होता है, जब वो दोनों की ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है आपको पता है कि यदि ए बी निकालना हो तो ए का कॉलम बी का नंबर ऑफ रोज के बराबर दिखना है, ए का नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ रोज के बराबर दिखना है। लेकिन एडिशन के केस में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो इन दोनों में एन और पी बराबर है, तो जाहिर सी बात है जब n बराबर p है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैट्रिक्स जो बनेगा ये 2 तो रहेगा ही रहेगा स्टार्टिंग का। ठीक है, और n बराबर क्या है p है, n इक्वल टू क्या है p है, यानी कि मैट्रिक्स जो बनेगा या तो n का होगा 2 बाई n का होगा और 2 बाई p का होगा। समझ में आ रहा है, या तो 2 बाई n का होगा नहीं तो 2 बाई p का होगा। तो यहां पे देखते हैं ऑप्शन में मेरे पास क्या गिवन है, p बाई 2, p बाई 2 नहीं भैया, p बाई 2 और 2 बाई p, ये दोनों को दोनों डिफरेंट है। 2 बाई n ये हमारे पास गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो रहा है। एक तो n बाई 3 ये गलत हो जाएगा, p बाई n गलत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ाई को मन से कर रहे हैं आप लोग।
ठीक है। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और अपने फ्यूचर को बनाइए। यदि किसी भी तरह का कोई भी एरर आज के वीडियो में आपको दिखाई देता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अलविदा। मैं फिर से अगले वीडियो में लेकर आऊँगा एक अच्छे टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगली वीडियो आपकी आने वाली है प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते ही आप एक अच्छे खासे मैट्रिक्स के नॉलेज वाले स्टूडेंट बन जाएंगे क्लास 12 के लेवल के। तो बच्चों प्रैक्टिस करें, खूब जम के पढ़ाई करें। इसी के साथ तो मैं आज की वीडियो को रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।